नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात राहुल गांधी के उस थ्रेट की कर रहे हैं, उस धमकी को की चर्चा करने जा रहे हैं। धमकी ही कह सकते हैं या फिर जो वो कह रहे हैं। हालांकि कोरोना काल से लेकर नोटबंदी तक वो कहते रहे हैं, लेकिन लोगों पर असर नहीं हुआ। लेकिन इस बार लोग थोड़ा राहुल गांधी को एक दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि क्या वाकई में देश उस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। आज भी देखिए ना, हर 2 दिन पर जो है सो दाम बढ़ा दिया जा रहा है। आज तक गिनती करेगा कि हम तो 4% ने दाम बढ़ा है बिहार में या देश में। पेट्रोल का दाम बढ़ ही रहा है, डीजल का दाम बढ़ ही रहा है, गैस का दाम बढ़ ही रहा है। और जिस तरीके से बढ़ रहा है, रोजाना दाम, बाजार का भाव भी जो है सो रोजाना उसी तरीके से बढ़ घट रहा है। तो क्या वाकई में राहुल गांधी की चिंता जो है, उस चिंता में दम है? क्योंकि बिहार को ही ले लीजिए ना, 3 महीने से पहली बार नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 के बाद पहली बार है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी और प्रोफेसर को वेतन नहीं मिला है। पेंशनधारियों को पेंशन का प्रॉब्लम हो गया है। स्कूल के जितने नियोजित शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, सबको वेतन नहीं मिला है। जितने टेंडर का पेमेंट हो जाना था, सारा पेमेंट ठप है। नया काम नहीं हो रहा है। हर डेवलपमेंट की योजनाएं ठप है। जहां जाइए वहां देखिए कि जेसीबी खड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार भले बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि काम तो ठप है। क्या राहुल जो कह रहे हैं उसमें दम है क्या? या फिर राहुल जो कह रहे हैं देश वाकई में उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है? हम सीधे चलेंगे दिल्ली, अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी को देश की अर्थव्यवस्था की बहुत ही बेहतर समझ है और वो उन चीजों को समझते हैं कि वाकई में हो क्या रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं देश वाकई में उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। चलते हैं सीधे दिल्ली, अभिषेक जी के पास। नमस्कार, आपका स्वागत है अभिषेक जी। नमस्कार। राहुल जो कह रहे हैं उसमें दम है या फिर पप्पू की तरह अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखकर फिरकी ले रहे हैं? देखिए, हम लोग अक्सर जब राहुल गांधी की चर्चा करते हैं तो एक बात भूल जाते हैं, राहुल गांधी एक जिम्मेदार पद पर है। देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है उस पर राहुल गांधी है, यानी विपक्ष के नेता के पद पर है। तो राहुल गांधी की बातों को आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसको बहुत आसान शब्दों में यदि कहा जाए तो एक स्थिति होती है महंगाई, मुद्रास्फीति शुद्ध हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशन। और एक स्थिति होती है मंदी, रिसेशन जिसे कहते हैं। और मंदी का सबसे बड़ा कारण होता है लोगों की क्रय शक्ति का कम होना, और आसान शब्दों में कहें तो बेरोजगारी दर का बढ़ जाना। तो मंदी और महंगाई जब दोनों एक साथ आते हैं, यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, तो उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन। अच्छा। इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन, मंदी और महंगाई दोनों जुट गया। दोनों जुट गया तो स्टैगफ्लेशन वही स्थिति है, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है। अभी जो आंकड़े 2 हफ्ते पहले आपने देखे महंगाई के, वो याद रखिएगा WPI के आंकड़े थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स के। रिटेल वाले आंकड़े जब आप देखेंगे तो स्थिति ज्यादा भयावह नजर आएगी। खैर, ये एक सामान्य सी बात हुई कि लोगों को जो दिखाई भी दे रहा है कि पेट्रोल डीजल सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। ये सारी चीजें लोगों को दिख रही है कि सामान, यातायात, सब चीज महंगा होता जा रहा है। हमारे आपके घर में काम करने जो मेड आती है उसका भी पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी भी आर्थिक जरूरतें बढ़ रही हैं, तो उसका भी पैसा बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल तो आप डायरेक्ट दे रहे हैं। सवाल यह है कि यह स्थिति बनी क्यों है। अब इसको 2-3 आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं। अभिषेक जी, हम स्थिति बनी क्यों इस तरफ नहीं, मतलब क्या वाकई में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम समझना चाहते हैं। मैं उसी इंपैक्ट की बात कर रहा हूं कि जो स्थिति बनी है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। कल या परसों अखबार में आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से 2,87 करोड़ रुपए, 2,87,000 करोड़ रुपए लिए हैं। देखा आपने, रिजर्व बैंक से। और आपके सामने एक डेटा मैं रख रहा हूं, 2 लाख करोड़ के करीब, शायद 1,000 करोड़ कम ही था, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए 2004 से 14 जो मनमोहन सिंह का 10 साल का रेजिम था, उससे रिजर्व बैंक को, सरकार को लेने की नौबत आई थी, रिजर्व बैंक से।
और अभी की सरकार जो 12 साल पूरे करने जा रही है, अभी 3-4 दिन के बाद, मतलब 26 मई को 12 साल पूरे हो जाएंगे नरेंद्र मोदी की सरकार के। वो सरकार अब तक 14 लाख करोड़ रुपए 12 सालों में ले चुकी है रिजर्व बैंक से, और वो सरप्लस है, कोई लोन नहीं है। जैसे सम्राट चौधरी लोन ले रहे हैं रिजर्व बैंक से 12,000 करोड़ रुपया, हम लोगों ने चर्चा भी की थी, ये लेने की नौबत क्यों आई है। राज्य सरकारों की बात छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार के पास जो सरप्लस ट्रांसफर का नाम दिया जा रहा है, मतलब वो पैसा रिजर्व बैंक को रिटर्न नहीं होना है, वो पैसा 12 सालों में 14 लाख करोड़ को छू चुका है। और सबसे बड़ी रकम तो अभी जो कल खबर आई है वो है कि लगभग 3 लाख करोड़ में 13,000 करोड़ ही कम है, वो पैसा ट्रांसफर किया गया है। और जो हालात अभिषेक जी एक सवाल, ये जो रिजर्व बैंक का जो पैसा ये ले रहे हैं, जो लौटाएंगे नहीं, ये संचित मनी है। हम लोग भी समझते हैं क्राइसिस के समय में संचित मनी का इस्तेमाल होता है। ये पैसा है किसका रिजर्व बैंक में जो जमा है? देखिए, आम लोग मोटे तौर पे समझते हैं कि रिजर्व बैंक सरकार का है, बिल्कुल सही बात है, सरकार का है, लेकिन कहीं एक पर्देदारी होती है, लोकलाज होता है। रिजर्व बैंक का काम होता है भारत की मौद्रिक नीति को तय करना, मुद्रा से संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार का काम होता है देश की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी को तय करना। मोटे तौर पर देश की वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार के कंट्रोल में होती है। रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो इस देश की मुद्रा विशुद्ध रूप से हमारे आपके हाथ में जो कैश आ रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि सरकार के आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी वो निभाती है। और अभी जो पैसा लिया जा रहा है उसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के जो पैसा लिया जाता है वो पैसा लिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सरप्लस ट्रांसफर किया, इसका क्या मतलब होता है? अरे रिजर्व बैंक का सरप्लस है, वो रिजर्व बैंक का है। कल को कोई कहे कि संतोष जी के टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ स्वराज में सरप्लस आया है, वो सरप्लस ले जाके किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। रिजर्व बैंक किसका है? हमारा, आपका, सबका है। देश के तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंकों का, और एनबीएफसी से लेकर के कोऑपरेटिव को छोड़ करके सभी बैंक, ग्रामीण बैंक भी, सबकी मॉनिटरिंग का जिम्मा रिजर्व बैंक का है, सबका बॉस है रिजर्व बैंक। एक एक करेंसी आप नोट उठाते हैं तो क्या लिखा रहता है? कोई प्रधानमंत्री का उस पर सिग्नेचर तो होता नहीं है, कोई वित्त मंत्री का सिग्नेचर तो होता नहीं है। एक लीगल टेंडर होता है रिजर्व बैंक, जो आपको देता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर, यानी उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए है। अगर 100 रुपए का नोट है तो उसे भारत में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे लेने से मना करता है तो एक कानूनन अपराध है, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। ये आम स्थिति है। तो रिजर्व बैंक से सरकार 12 सालों में 14 लाख करोड़ रुपए ले चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर किस तरह की आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका परिणाम कितना भयावह है, 2-3 चीजें मैं आपको और बता देता हूं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, पूरी दुनिया में ही डॉलर एक मान्य करेंसी के तौर पर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक सब उसी में कारोबार करते हैं। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 688 बिलियन डॉलर के आसपास है अभी। और 2 दिनों से खबर आप सुन रहे हैं कि गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए सरकार प्रतिदिन 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है तो 1.4 बिलियन है, 10 टू द पावर 9 को कहते हैं 1 बिलियन, तो मैथमेटिक्स की भाषा में। तो 1 बिलियन डॉलर सरकार ओपन मार्केट में बेच रही है। सरकार मतलब डॉलर को बेच रही है रुपए की गिरती कीमत को बचाने के लिए। और लगभग 65 बिलियन डॉलर सरकार को बेचने हैं। 65 बिलियन डॉलर बेचने का मतलब यह हो गया कि 688 बिलियन डॉलर जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, जो आप तेल खरीदने के लिए, सोना गोल्ड बाहर से मंगाने के लिए, या चाइनीज सामान से तो पूरा देश पटा पड़ा है, आयात आधारित अर्थव्यवस्था हम हो ही चुके हैं। सब चीज जो आप मंगा रहे हैं, ये कान में लगाने वाला ईयरफोन तक, इन सब के लिए तो डॉलर ही जाता है। तो इसमें आप मान के चलिए कि इफेक्टिव आपके पास कितना है विदेशी मुद्रा भंडार, 65 बिलियन डॉलर तो आपने तय कर लिया कि ये हमें बेचना है रोज, क्योंकि गिरते रुपए को बचाना है। आपके पास 623 बिलियन डॉलर ही बचे हैं विदेशी मुद्रा भंडार। अब दूसरी स्थिति देखिए, इसका परिणाम क्या होगा। जब डॉलर नहीं होगा तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, और ट्रेड की स्थिति खराब कैसे हो रही है? सिर्फ तेल की वजह से नहीं हो रही है। तेल एक तात्कालिक बहाना है कि सब चीज में सामने आ गया। अब कोई कहे कि जो 1946 में जो नेवी का रिवोल्ट हुआ था, इंडियन नेवी का, उसी से भारत को आजादी मिल गई, तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती है। वो एक तात्कालिक कारण था कि अंग्रेज जल्दी छोड़ के भागने के लिए तैयार हो गए।
भारत की आजादी की लड़ाई तो लंबे समय से चल रही थी। 46 का नेवी विद्रोह एक तात्कालिक कारण था, उसी तरह एक तात्कालिक कारण है कि जो युद्ध हुआ है। दरअसल स्थिति यह है संतोष जी कि एक तरफ आपका विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, तो आप व्यापार कैसे करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तेल से लेके, सोना से लेके, खिलौना से लेके, साइकिल से लेके, दवाई से लेके, बांग्लादेश से आने वाला एक कपड़ा, इन सब चीजों से लेके, चश्मा, फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर के आएगा कहां से? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपके पास 5% के करीब अमेरिकी बॉन्ड है। 5% आपका अमेरिकी बॉन्ड है और आपका पॉलिसी रेट है 5.25%। कहने का मतलब यह है कि 25 बेसिस पॉइंट का सरप्लस आपके पास है। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट के सरप्लस का क्या फायदा जब मार्च से लेकर अभी तक जो विदेशी संस्थागत निवेशक जिसको कहते हैं आप, FII, जो एक बोनाफाइड रूट से 1 नंबर के रास्ते से भारत में निवेश करते हैं, वो तकरीबन 22 बिलियन डॉलर वो जा चुका है आपके मार्केट से, वो खींच चुके हैं वापस अपना। तो उस 25 बेसिस पॉइंट का आपके पास जो एज था उसका तो कोई मतलब नहीं रहा, वहां भी आप घाटे में जा रहे हैं। अब आइए स्थिति, सरकार गलती पर गलती क्या करती जा रही है? क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? भाई ईरान अपना तेल कुएं में फेंक रहा है, आप अमेरिका जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी लागू कर रहा है आप उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं? जब 98 में परमाणु परीक्षण किया था वाजपेयी सरकार ने, उस समय तो अमेरिका ने हमारे ऊपर ही आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तो क्या हम मानने को तैयार हुए थे? नहीं हुए थे। क्या हमारा कोई काम रुका था? नहीं रुका था। लेकिन आज आप क्यों कह रहे हैं कि हम रूस से भी तेल नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका की इच्छा है? अरे वेनेजुएला से तेल ले रहा है ना भाई। अरे वेनेजुएला से तेल ले रहा है, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, पूरी बात सुनिए पहले। अभी वेनेजुएला से जो तेल आ रहा है उस तेल की क्वालिटी आपको पता है कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को छोड़ करके कोई रिफाइनरी उसको साफ करने की स्थिति में नहीं है, पेट्रोल डीजल बनाने की स्थिति में नहीं है। और मार्च और अप्रैल ये 2 महीने का डेटा है, जितना क्रूड ऑयल आपके पास आया उसका 35% आप बाहर में बेच चुके हैं। मतलब रिलायंस मंगाता है या एक आध सरकारी रिफाइनरी भी है, वो तेल मंगाती है और फिर उसको पेट्रोल डीजल में तब्दील करके बाहर बेच दे रही है। कहने का मतलब यह है कि आपका 35% तो पहले ही कम हो गया है। सरकार ने 35% तेल मंगाना कम कर दिया पिछले 3 महीनों में जब से लड़ाई चल रही है, और बचे हुए का 35% आप बाहर बेच रहे हैं। मतलब 70% तो आपका गया, 30% में आपका काम चल रहा है। इफेक्टिव देखेंगे तो 30 से 35% होगा, उसमें आपके देश में काम चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि भाई भारत में लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप कम चलिए। अरे सीधे बोलिए कि भाई हम तेल कम मंगा रहे हैं, और जो मंगा रहे हैं वो डॉलर खरीदने के लिए, डॉलर बचाने के लिए। एक तो ओपन मार्केट से मंगा रहे हैं अमेरिकी प्रभुत्व वाला तेल, जिसको लाने में वेनेजुएला से खर्चा भी ज्यादा है और जिसकी साफ सफाई कर पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करने में भी खर्चा ज्यादा है। तो डॉलर किसी तरह आए तो उसको बाहर हम बेच रहे हैं, जिन देशों में रिफाइनरी नहीं है, और दावा करते हैं कि 43 देशों से मंगा रहे हैं। अब कहीं से 2 टैंकर मंगा लिए, उसको भी आप एक देश जोड़ रहे हैं, ओमान से मंगवा लिए कहीं से। तो ये स्थिति तेल की है। अब गोल्ड की स्थिति देखिए, मतलब आपको जान के हैरत होगी कि ये क्या कर रही है सरकार। वर्षों पहले सरकार ने स्मगलिंग रोकने के इरादे से जो 15% उस पर एक्साइज ड्यूटी थी उसे घटा करके, इंपोर्ट ड्यूटी उसे घटा करके 6% कर दिया था गोल्ड पर। कारण क्या था? स्मगलिंग क्यों होती है कि जो टैक्स, भाई जिस रेट में आपको अरब के मार्केट में, अफ्रीका में सोना मिलता है उसी रेट में तो स्मगलर को भी मिलता है। लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बचाने के लिए स्मगलिंग के रास्ते लाया जाता है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम की, तब आपको हाजी मस्तान और उनके बाद की पीढ़ी वाले लोगों के नाम आपको याद भी नहीं होंगे कि कौन है, क्योंकि स्मगलिंग कम हो गई। 1 नंबर के रास्ते से दुनिया भर की माथापच्ची करने, पुलिस को पैसा दो, ये दो वो दो, इधर मैनेज करो उधर मैनेज करो, उसमें जो पैसा जाएगा उससे तो कम है, 6% दो, अपना इंपोर्ट ड्यूटी 1 नंबर से ले आओ। अब सरकार ने सोने का निर्यात कम करने के, सोने का आयात कम करने के लिए फिर से बढ़ाकर 15% कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी। अब नतीजा देखिए क्या होगा, जब आपने 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया, स्मगलिंग को बढ़ावा मिलना तय है। सोने की आवक तकरीबन 1/3 कम कर दी। मतलब जितना सोना खरीदा जाता था उसमें अब उसके 2/3 के बराबर ही आप खरीद रहे हैं। अब एक तरफ कम खरीदना, दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, फिर पुराने रेट पर ला देना, स्मगलिंग को बढ़ावा मिलेगा।
और स्मगलिंग को बढ़ावा भी मिलेगा। दूसरी तरफ सोना चांदी की बिक्री जो कम होगी, अभी अभिषेक जी सब जी सोना चांदी बेचने वाला है, सब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जो कहेंगे, इसलिए 500 रुपए लीटर खरीदने के लिए भी देश की जनता तैयार है। इसलिए तेल सोना का बात छोड़ दीजिए, बाकी क्या दबाव पड़ेगा 1 मिनट में बता दीजिए कि बाकी जो चिंतित है राहुल गांधी, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सब लोग 500 रुपए लीटर लेने को लेकर तैयार है। आप खाली कर दीजिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। 160 बिलियन डॉलर का तो आप तेल खरीद रहे थे लड़ाई के पहले, वो बजट आपका 1.5 गुना जा चुका है 240 बिलियन डॉलर के आसपास का। वो तब है जब आप कम खरीद रहे हैं, और वो स्थिति तब है जब आपके यहाँ स्टैगफ्लेशन की स्थिति यानी मंदी भी है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। सवाल यह है कि घूम फिरकर एक ही बात सामने आती है कि ट्रंप ने जो बात कही थी हमें बहुत तीखी लगी थी, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी कहने के पीछे कारण यह था कि आपके यहाँ R&D नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं हो रहा है। कोई उद्योगपति रिसर्च में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो भूल जाइए कि कभी कोई जमशेदजी टाटा थे, तो कभी कोई बजाज थे जो स्कूटर बनाते थे, तो कभी कोई महिंद्रा स्कॉर्पियो बनाते थे। वो भूल जाइए वो सारी चीजें। आज के जो नए नवेले कॉर्पोरेट सामने आए हैं, सत्ता के दुलारे कॉर्पोरेट, आलू प्याज बेचने से लेकर, जैसे हमारे यहाँ आप देखते होंगे बस स्टैंड का इंचार्ज होता है, देखे है ना, जो जितना गाली बकता है, बस जो जितना गाली बकता है उतना बढ़िया इंचार्ज है, देखे होइएगा बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड का। उसी तरह से सरकार के जो नए नवेले कॉर्पोरेट हैं, अडानी अंबानी जिन्हें आप कहते हैं, जो पोर्ट ले रहे हैं, एयरपोर्ट ले रहे हैं, वो टोल वसूल रहे हैं, वो आलू प्याज बेच रहे हैं। तो आपके यहाँ बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी? आपकी फैक्ट्रियां धुआं नहीं उगलेंगी तो रोजगार कहां से मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा कहां से आएगा? अभिषेक जी लास्ट सवाल चंद सेकंड, कि कितना दिन में एक्सपोज हो जाएंगे मोदी? देखिए ऑलरेडी एक्सपोज है। एक्सपोज का असर तब दिखता है जब जनता इसके लिए तैयार होती है। जनता तो 5 किलो राशन खा के मस्त है। अरे 5 किलो राशन दिल्ली में, आप लोग 5 किलो राशन से क्या होने वाला है भाई? राशने है तो असर दिख जाएगा, दिल्ली में असर दिख जाएगा। मैंने देखिए, जब सरसों का तेल जब 200 रुपए लीटर, 250 रुपए लीटर मिलेगा ना, नमक का कीमत जब 100 रुपया हो जाएगा तो दिख जाएगा। कितना दिन में दिखेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। 5 किलो अनाज से क्या होगा? एक बार जब बिहारी से गांव से शहर आएगा, 100 रुपया अगर भाड़ा हो जाएगा तो 5 किलो अनाज में क्या होने वाला है? अभी 100 रुपया भाड़ा है सर मेरे गांव से मोतिहारी, 200 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। वही स्थिति बन रही है कि इस देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसमें सरकार के सामने स्थिति यही है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो आप देख रहे हैं कि रात भर में कई मिलियन, कई करोड़ फॉलोअर हो जा रहे हैं, ये जनता का गुस्सा है सर। छोड़िए ना, जनता किसी को मानने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो है सो अपने जगह पर है। कितनी दिन में मोदी जी एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तौर पर? कितना समय है? हमको लगता है संतोष जी की 2 से 2.5 महीने आप वेट कीजिए। उसके बाद की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आप देखिएगा 15 अगस्त का जो संबोधन होगा नरेंद्र मोदी का, भारत की आजादी के इतिहास में सबसे बड़ा लाचारी भरा संबोधन हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी हमारे साथ है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभिषेक जी दिल्ली से जुड़े हुए थे कि, और इनका मानना है कि 15 अगस्त 2026 बहुत मुश्किल डेडलाइन है। जिस तरीके से इकोनॉमी देश का जिस दिशा में बढ़ रही है, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, मोदी के बस में अब कुछ भी नहीं है, ऐसा अभिषेक जी भी मानते हैं, और राहुल तो कह ही रहे हैं। चलिए इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।